बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दिखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम बीएस ऑनर्स फिजिक्स, बीएस ऑनर्स मैथमेटिक्स और 2 साल जो बीएससी है उसका वेक्टर एनालिसिस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो मेरी अपनी लिखी हुई किताब है नोट्स की शक्ल में। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको और नाम लिखा होगा कमर इस्लाम। आप उसके साथ रब्ता कीजिए, वो आपको बताएगा कि आप मेरे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। आज एक मैं थ्योरम आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। स्टेटमेंट में ये है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर ए टू हैव अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज डी ए ओवर डी टी। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या होता है? NECESS, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसको हम इफ एंड ओनली इफ भी कहते हैं, IFF, इफ एंड ओनली इफ। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप इधर से इस तरफ जाते हैं तो फिर इधर से आप इस तरफ भी आ सकते हैं। इन तीनों का मैथमेटिक्स के अंदर मीनिंग सेम है। यानी आप एक चीज को सही माने, उसको हम कहेंगे ये एक नेसेसरी कंडीशन है। दूसरी चीज को साबित कर दें उसको कहेंगे सफिशिएंट। फिर उसको उल्टा क्या होगा, इसको सही माने ये साबित कर दें। इसी तरह इफ एंड ओनली इफ में कुछ स्टेटमेंट है, आप एक स्टेटमेंट को सही माने दूसरी साबित कर दें, फिर उसका उल्ट दूसरी को सही मान के पहले वाली साबित करते हैं, या पहले इससे इसको साबित कर दें और इससे इसको साबित। मसलन ये देखिए, जब आप ये कहते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B implies that B complement is a subset of A complement, राइट। तो यानी इस तरफ से जो है वो आप अगर A सबसेट है B का तो B कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा A कॉम्प्लीमेंट का। इसी तरह अगर B कॉम्प्लीमेंट सबसेट है A कॉम्प्लीमेंट का तो A इज अ सबसेट ऑफ B हो जाएगा, राइट। अब आइए जरा स्टेटमेंट में देखते हैं। अब हमने करना क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ वेक्टर A टू हैव अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। पहले हम ये सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये कांस्टेंट है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। तो हम साबित कर देंगे कि A और उसका डेरिवेटिव आपस में परपेंडिकुलर है। फिर इसका उलट क्या होगा कि अगर A डॉट डी ए ओवर डी टी जीरो के बराबर है, क्योंकि अगर दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो तो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अगर ये जीरो के बराबर है वेक्टर और उसका डेरिवेटिव अगर जीरो के बराबर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो पहली कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन लिख लें यहां पे, नेसेसरी NECESSARY, नेसेसरी कंडीशन। First we suppose A is a vector of constant magnitude. अब वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होता है ये जरा देखिए। बस फर्ज किया कि मेरे पास ये एक वेक्टर है R इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, ठीक है। इसको जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं ना dr ओवर dt तो जवाब 0 के बराबर आ जाता है। 0i प्लस 0j नाल वेक्टर आ गया, ठीक है। तो अगर किसी का डेरिवेटिव 0 के बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। यानी ये वाला वेक्टर क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है।
अब एक वेक्टर और लें, ये देखें आर इज इक्वल फर्ज कर लिया कॉस ऑफ टी आई प्लस साइन ऑफ टी जे है। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें डी आर ओवर डी टी, तो माइनस साइन ऑफ टी आ गया। अब इसका डेरिवेटिव जीरो के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। लेकिन जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं आर मैग्नीट्यूड, तो वो किसके बराबर आता है, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर। और अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो जवाब 0 के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो इस तरह के जो वेक्टर को हम क्या कहते हैं, अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ये एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आया था, उसके अंदर भी मैंने ये आपको सारी पूरी डिटेल बताई थी उसके अंदर। तो फर्स्ट वी सपोज दैट ए इज अ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, देयरफॉर ए डॉट ए किसके बराबर होगा, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये है हमारी नेसेसरी कंडीशन। अब हमने साबित क्या करना है कि ए डॉट डी ए ओवर डी टी 0 के बराबर है। वी शैल शो, हम शो मारेंगे, वी शैल शो दैट कि ए डॉट डी ए ओवर डी टी 0 के बराबर है, या दूसरे लफ्जों में दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। आइए इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी ओवर डी टी, ए डॉट ए इज इक्वल टू डी ओवर डी टी, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। ए मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट। स्टेटमेंट के अंदर गिवन है ये चीज। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो भाई 0 के बराबर होता है ना। अब ये इसके ऊपर एफ डॉट जी का फार्मूला लगाएं। पहले ए को डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाला ए एज इट इज आ जाएगा, फिर ये वाला ए एज इट इज दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। I don't think so that any kind of problem you have to face in this case. Very simple, very easy. अब इसको डिफरेंशिएट करना है, पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। अब ए मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो फिर ये आ गया ए डॉट डी ए ओवर डी टी प्लस ए डॉट डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू ए मैग्नीट्यूड, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर आ गया, 0। अब ये देखें, ये ए डॉट डी ए ओवर डी टी और ये भी क्या है, ए डॉट डी ए ओवर डी टी, दोनों आपस में ऐड होंगे, सेम चीजें हैं, आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया, 2 इंटू ए डॉट डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 0, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। अरे वाह क्या बात है, डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। यही तो आपने साबित करना था कि अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ए डी ए ओवर डी टी 0 के बराबर होगा, ठीक है, विच इज नेसेसरी कंडीशन। आर इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि A इज परपेंडिकुलर टू डी ए ओवर डी टी। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू 0 देन वेक्टर आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब सफिशिएंट कंडीशन चेक करते हैं जी। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन,
सफिशिएंट कंडीशन क्या है, अब इसका उल्ट, अब उलट क्या है, हम सपोज कर लेंगे कि a डॉट डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 के बराबर है, इस चीज को सही मानेंगे और साबित कर देंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट के बराबर है, यानी उल्टा सपोज कर चलेंगे। अब नाउ सपोज a डॉट डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 0, वी शैल शो, अब हम साबित करेंगे कि a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर आ जाता है। राइट, आप ऐसा करें कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। पहले कोई नाम तो नहीं रखा हमने, नो नेवर, नॉट एट ऑल। मल्टीप्लाई 1 by 2, what you will get, 2 into a dot dA over dt प्लस कुछ भी नहीं है इज इक्वल टू 0। अब इसको लिखा जा सकता है a डॉट डी ए ओवर डी टी प्लस a डॉट डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट चूंकि कम्यूटेटिव होती है, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं, डी ए ओवर डी टी को पहले लिख दूं, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, इसको बाद में लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस ए डॉट डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये आंसर कब आया था? जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया था। तो ये फिर किसके बराबर आ गया? प्यारे, खूबसूरत, हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, डी ओवर डी टी ए डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब जब आपने डेरिवेटिव को खत्म करना होता है तो क्या करते हैं आप? इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इन्वर्स है। तो डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करूंगा तो ये डेरिवेटिव खत्म, ए डॉट ए, और जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है हमें। ये आ गया कांस्टेंट, ठीक है। तो ए डॉट ए किसके बराबर होता है? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कांस्टेंट है तो ए मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? कांस्टेंट के बराबर। अरे वाह, यही तो आपने साबित करना था। हमने क्या किया? हमने ए डॉट डी ए ओवर डी टी को दुरुस्त माना और साबित कर दिया कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेशन जो है वो वेक्टर इंटीग्रेशन इसके बाद हल कर लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रा थोड़े हैं, वेक्टर इंटीग्रेशन के ज़्यादा हैं, तो उसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? पहली बात तो ये है कि इसको इक्वेशन होना चाहिए। इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसके अंदर इक्वल का निशान आ जाए। ये इक्वल का निशान जिसके अंदर होता है, इक्वल, उससे लफ्ज़ निकलता है इक्वेशन, यानी इतने स्पेलिंग इसके यहाँ तक ऐसे ही हैं। तो कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम इक्वल का निशान डाल दें, उसको हम क्या कहते हैं? कि इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? पहली बात तो ये है कि ये इक्वेशन होनी चाहिए, इसके अंदर इक्वल का निशान होना चाहिए, और डिफरेंशियल लफ्ज़ निकला है डेरिवेटिव से, और दूसरा उसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। ये मैथमेटिकल मेथड का 9वां और 10वां चैप्टर है, वहाँ पे सारी इसकी डिटेल मौजूद है। यहाँ पे हम इसको पार्शली तौर पर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल के अंदर इस टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया जाएगा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जो इसके अंदर डेरिवेटिव्स मौजूद हैं, आपने उन डेरिवेटिव्स को ख़त्म करना है। इक्वेशन के अंदर मौजूद डेरिवेटिव्स को ख़त्म कर देंगे जब, तो जो रिलेशनशिप हमारे पास आएगी उसको हम कहते हैं कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हमें क्या करना है कि ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं, उन डेरिवेटिव्स को आपने ख़त्म करना है।
मैं फर्ज कर लेता हूं, लेट, जिन लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है उनको ये पता होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरह का होता है, सी वेक्टर ई की पावर ओमेगा टी, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इस तरह का होता है। इसका नाम मैं रख देता हूं नंबर 2। अब मैं W की कीमत, या इसको W कह लें या ओमेगा कह लें, इसकी कीमतें निकालूंगा और यहां पे पुट कर दूंगा, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें V मेरे पास है, मुझे dV/dt चाहिए। कैसे हासिल कर सकता हूं? इसको डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अरे वाह, क्या बात है, dV/dt मिल गया मुझे, c e की पावर ओमेगा टी। ओमेगा टी को दोबारा करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा। तो ये आ गया c ओमेगा e की पावर ओमेगा टी। ओमेगा पढ़ लें या w पढ़ लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो फर्क, विल बी पैर। इसका नाम अपन रखेगा नंबर 2। मुझे डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, तो इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अगर 3d3v/dt क्यूब होगा तो 3 दफा डिफरेंशिएट करेंगे। प्यारे बच्चों, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आया? d2v/dt स्क्वायर, सी वेक्टर ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन ई की पावर ओमेगा टी आ गई। ओमेगा टी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक और ओमेगा हमारे पास आएगा, तो ये बन गया सी ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ओमेगा ओमेगा से मिलके ओमेगा स्क्वायर की शक्ल इख्तियार कर गया, तो ये मेरे पास d2v/dt स्क्वायर की वैल्यू आ गई। डब्बे में ना बंद करने, डब्बा पैक कर देते हैं, ये ले, इसको भी और इसको भी। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इनको आप क्या करेंगे? आप 2, 3 यानी dv/dt और d2v/dt स्क्वायर, इन तमाम वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। नंबरिंग में बेटे की थोड़ा गलती हो गई है, इसको हम कहेंगे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 आनी थी, और ये नंबर 4। तो फिर हम क्या करने जा रहे हैं? पुट 2, 3, 4 इन 1, पुट 2, 3, 4 इन 1। व्हाट यू विल गेट? d2v/dt स्क्वायर की जगह पे आ गया c वेक्टर ओमेगा स्क्वायर e की पावर ओमेगा टी, उसके बाद प्लस 3 dv/dt की जगह पे क्या आ गया? c ओमेगा e की पावर ओमेगा टी, प्लस 2 इंटू v की जगह पे क्या आ गया? c e की पावर ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दैट के c e की पावर ओमेगा टी यहां से कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा प्लस 2, c e की पावर ओमेगा टी कॉमन आ गया। जब दो रकमें आपस में ज़रब खाती हैं, मसलन अगर x इंटू वाई 0 के बराबर है, तो ज़ाहिर है कि 0 इंटू वाई 0 के बराबर हो सकता है, या x इंटू 0 इज इक्वल टू ये भी 0 के बराबर आ सकता है। तो दोनों में से कम कोई एक रकम ज़रूर 0 के बराबर होगी। ठीक है, दोनों भी 0 हो सकती हैं। अब यहाँ पे ये हमने सॉल्यूशन सपोज किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, बट c e की पावर ओमेगा टी इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो फिर कौन सी चीज 0 के बराबर होगी? ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन कर लें आप, ओमेगा प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे अब ओमेगा की वैल्यूज मिलने वाली हैं।
यहाँ से 2 कॉमन लिया, ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस 1 इंटू ओमेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 केसेस बने, ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आर ओमेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1, आर ओमेगा इज इक्वल टू -2। अब ये ओमेगा की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, पुट इन 2। अच्छा, जितना ऑर्डर होता है उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, अब इसका ऑर्डर 2 है, इसके 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, तो सोल्यूशन किसके बराबर आएगा, v इज इक्वल टू, ये c है ना, इसके 2 हिस्से कर देते हैं, इसको कह देते हैं c1, e की पावर ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली आपने, -1 इंटू टी, प्लस c2 e की पावर दूसरी वैल्यू क्या निकाली है, -2t, राइट। तो ये जो c था उसको हमने 2 कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास ओमेगा की 2 वैल्यूज आई थी। क्वेश्चन है सॉल्व, एग्जांपल नंबर 44 है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2v/dt² प्लस 2adv/dt प्लस bv इज इक्वल 0। तरीकाकार इसका बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हम फर्ज कर लेते हैं कि d2v/dt² प्लस 2adv/dt प्लस bv इज इक्वल टू 0 के बराबर है, और इसका नाम है नंबर 1। हम सपोज कर लेते हैं अब, लेट v इज इक्वल टू c e की पावर ओमेगा t बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हाँ, अगर फर्ज किया कि यहाँ पे w इस्तेमाल हो जाता ना, तो फिर c इज इक्वल टू e की पावर mt या nt सॉल्यूशन सपोज कर सकते हैं हम। अब इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, व्हाट यू विल गेट, dv/dt इज इक्वल टू c e की पावर ओमेगा t को डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा t को दोबारा करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा d2v/dt² इज इक्वल टू c ओमेगा e की पावर ओमेगा t। उसके बाद पावर को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ये ओमेगा ओमेगा से मिलके ओमेगा स्क्वायर बनेगा, c ओमेगा स्क्वायर e की पावर ओमेगा t। हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 4 है, पुट 2 3 4 इन नंबर 1। d2v/dt² की जगह पे क्या आ गया, c ओमेगा स्क्वायर e की पावर ओमेगा t प्लस 2a dv/dt की जगह पे क्या आ गया, c ओमेगा e की पावर ओमेगा t प्लस v की जगह पे क्या आ गया, c e की पावर ओमेगा t इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दैट कि c ओमेगा की पावर t जो है ये यहां से कॉमन आएगा, 2a ओमेगा प्लस b इंटू c e की पावर ओमेगा t इज इक्वल टू 0, बट c के ऊपर वेक्टर का निशान आएगा। अब ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये सॉल्यूशन है, बट c e की पावर ओमेगा t विल नॉट बी इक्वल टू 0। इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 0 तो फिर डेफिनेटली ये वाली चीज 0 के बराबर होगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस 2a ओमेगा प्लस b इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इन ओमेगा बन गई है, क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, माइनस b की जगह पे क्या है 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस 2a प्लस माइनस ये 4 कॉमन निकाल लेंगे 4 निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के बाद बाहर आने के बाद ये नई शक्ल क्या इख्तियार करेगा, प्लस माइनस 2a स्क्वायर माइनस b
ओवर 2। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, नीचे वाले के साथ कैंसिल करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास आ गई -a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, यानी 2 वैल्यूज आ गई, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो अब सोल्यूशन किसके बराबर होगा? देयरफॉर सोल्यूशन इज इसके अंदर वैल्यूज पुट करें जी। पहले तो अब चूंकि 2 वैल्यूज आई हैं, एक प्लस एक माइनस, तो सी के भी 2 टोटे कर दें, ठीक है। एक का नाम रख देते हैं हम C1, e की पावर -a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी, साथ क्या आ जाएगा t, यानी ओमेगा, ये ओमेगा की वैल्यू आ गई और साथ t आ गया, प्लस C2 वेक्टर इंटू e की पावर -a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी इंटू t। So therefore this is your solution। अब जब आप एक्सरसाइज 3 में जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39, 40 और 41 ये सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ रिलेटेड हैं, और ये तीनों क्वेश्चन जो हैं ये आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप हमारी वीडियो देख रहे होते हैं तो रेड कलर का नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको पुश करना है तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे तो बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए, तो फिर जो भी वीडियो हम लोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।